रक्त महत्व एंड रक्तस्राव। सबसे पहले रक्त महत्व के बारे में सुश्रुत ने कहा है कि सुश्रुत ने क्या किया, रक्त को चौथा दोष माना हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा रक्त तीनों दोषों के साथ मिलके शरीर का धारण करता है। देह रुधिरस्य मूलम रुधिर्नैव धार्येत, यानी कि देह का धारण करने वाला है रुधिर, बाकी सारे दोषों के साथ मिलके ये भी शरीर का जो है मूल कहलाता है। और शरीर का मूल रक्त है, रक्त से ही शरीर को धारण करता है, इसीलिए रक्त की आपको खास रक्षा करनी चाहिए अगर आप जीवन की रक्षा करना चाहते हैं। तस्मात् यत्नेन संरक्षे रक्तम जीवम इति स्थिते, यानी कि प्राणी का जो लिविंग बीइंग है उसका जो भी प्राण है वो सब किस में है, रक्त में आश्रित है। तो आपको रक्त की रक्षा करनी चाहिए जब आपको प्राण की रक्षा आप करने चाहते हैं। तो ये इसके महत्व के बारे में बताया है। अति प्रमाण में रक्त विस्रावण का निषेध बताया हुआ है कि सुश्रुत ने रक्त विस्रावण का अधिकतम प्रमाण बोला है। कितना आप निकाल सकते हैं, 1 प्रस्त निकाल सकते हैं रक्त मोक्षण के पश्चात। यदि कुछ मात्रा में दूषित रक्त शेष रह जाए तो उसका निर्हरण नहीं करना चाहिए, अपितु उसका शमन चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त मोक्षण के पश्चात कुछ रक्त शेष रहे, मतलब बच जाए दूषित, आपको उसको निकालना नहीं है, आपको उसको शमन चिकित्सा करनी है, क्योंकि रक्तगत अल्प दोष व्याधि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो आप थोड़े बहुत दोषों को निकाल के कुछ खास नहीं चेंज लाएंगे। रक्तस्राव 2 तरीके से होता है, एक होता है बाह्य रक्तस्राव, एक अंतर। जैसे हेमरेज भी 2 तरीके का होता है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्लीडिंग, उसी तरीके से ये भी जो है आचार्य सुश्रुत ने रक्तस्राव 2 तरीके का बोला है, बाह्य रक्तस्राव और अंतर रक्तस्राव। तो बाह्य रक्तस्राव के लिए क्या बोला हुआ है कि शारीरिक आघात के कारण बाह्य रक्तस्राव होता है, एक्सटर्नल किसी भी ट्रॉमा के कारण, चाहे वो शिरोरोग हो, आंध्य हो, अधिमंत हो, तिमिर, धातुशय, आक्षेप, पक्षाघात, तृष्णा, दाह, हिक्का, कास, ये सारे रोग वहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल हेमरेजेस। और क्या हो जाता है, एक्सटर्नल हेमरेज कह लो या ये सारी चीज़ें ना, जब अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है तो भी ये सारी चीज़ें एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अत्यधिक रक्त मोक्षण भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसीलिए ये भी बोला हुआ है कि जब बाह्य रक्तस्राव होता है तो भी ये सारे रोग आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अंतर रक्त मोक्षण के लक्षण के संदर्भ में क्या बोला है कि कोष्ठ के विद्ध होने पर अंतर रक्तस्राव होता है, इसलिए अंतलोहित की संज्ञा दी गई है। इंटरनल ब्लीडिंग है, बाहर आपको दिखाई नहीं देगी। तो कोष्ठ के भिन्न होने पर रक्त भर जाने से ज्वर और दाह होता है। और मूत्रमार्ग, गुद, नासिका, मुख, ये सबसे भी रक्तस्राव आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मूर्छा, श्वास, तृष्णा, ये सब उत्पन्न होते हैं। रोगी को आधमान होता है, भोजन में अरुचि, मल मूत्र वायु का अवरोध होना, स्वेद स्राव होना, आंखों में लालिमा, मुख से लौह गंध आना। देखो क्या है कि जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो वो बाहर चीज़ विजिबल होगी, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग में क्या है, आपको कुछ लक्षण देख के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जैसे क्या है, उसको मूर्छा हो रही है, श्वास हो रहा है, तृष्णा हो रही है, ठीक है, आधमान हो रहा है, उसको भोजन करने में अरुचि हो रही है, मलमूत्र के वेगों का अवरोध है, स्वेद का वहाँ पे स्राव एक्सेसिव। जब कभी भी लो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जब भी एनीमिक पेशेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा सीवियर, तो भी उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आंखों में लालिमा आ जाती है, मुंह से लौहगंध आती है, शरीर से दुर्गंध आती है, हृदय और पार्श्व में शूल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इज कि कोष्ठ के विद्ध होने पर ही अंतर रक्तस्राव देखने के लिए मिलता है। मानिए कि किसी तरीके का ट्रॉमा कोष्ठ पे मौजूद है, उसके बाद ही आपको इंटरनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए बोला है कि जब भी कोष्ठ में कोई ट्रॉमा होगा वो रक्त से भर जाएगा तो वहाँ पे ज्वर, दाह, ये सब देखने के लिए मिलेगा। और जब कोष्ठ में भर गया तो ऑब्वियसली आपको मूत्रमार्ग, गुद, नासिका, यहाँ सभी जगह से रक्तस्राव होता दिखेगा। अब आमाशयगत अगर किसी को रक्तस्राव हो रहा है तो वहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे ना हर चीज़ के लिए अलग अलग बताया हुआ है। आमाशय में रक्त एकत्र होने पर क्या होगा, बार बार वमन होगा, अत्यधिक आधमान होगा और अत्यधिक उदरशूल जब आप पेट में भर जाएगा, आप खुद सोचिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने के लिए मिलेगा, उदरशूल मिलेगा और रक्त ही वमन के रूप में बाहर निकल के आएगा। इसके अलावा क्या होता है, पक्वाशय से जब रक्तस्राव होगा, पक्वाशय से जब रक्तस्राव होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, पक्वाशय में रक्त एकत्र होने पर शरीर में पीड़ा होती है, भारीपन होता है, नाभि के नीचे प्रदेश में शीतलता देखने के लिए मिलती है, स्रोतसों के
स्रोतसों से रक्तस्राव होने लगता है, जितने भी छिद्र हैं वहाँ से रक्तस्राव होने लगता है। नाभि के नीचे वाले भाग में, क्योंकि वहीं पक्वाशय है तो वहाँ पे शीतलता महसूस होती है, ठीक है। शरीर में पीड़ा है, भारीपन, इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और कभी किसी रोगी के अन्नाशय के भिन्न न होने पर भी आंत्रों के सूक्ष्म स्रोतस से उनमें रक्त भर जाता है, तो उनमें भारीपन उसी प्रकार लक्षित हो जाए जिस प्रकार बंद मुख वाले घड़े के सूक्ष्म छिद्र से जल की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो बेसिकली ये बताया हुआ है कि अन्नाशय के भिन्न ना होने पर भी, यानी कि जो जीआई ट्रैक है वहाँ पे किसी तरीके का कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, उसके बाद भी आंत्रों के सूक्ष्म स्रोतस से उनमें रक्त भर जाता है कई बार, और उसी की वजह से भारीपन भी देखने के लिए मिल सकता है लोअर एब्डोमेन में। तो बोल सकते हैं कि कई बार क्या है कि अन्नाशय ट्रॉमा नहीं हुआ उसके बाद भी वहाँ पे रक्त कैसे भरा है, तो जो स्रोतस होते हैं उनके थ्रू रक्त उसमें भर सकता है कई बार। अब इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने वाली बात थी, एक तो बस ये ध्यान रखना कि आचार्य सुश्रुत ने रक्तस्राव 2 तरीके के बोले, बाह्य रक्तस्राव, अंतर रक्तस्राव, ठीक है। अंतर रक्तस्राव हमेशा देखने के लिए मिलेगा जब कभी भी कोष्ठ में कोई विद्ध हो जाएगा, कोई ट्रॉमा हो जाएगा, तो अंतर ब्लीडिंग मतलब इंटरनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। वो चीज़ मुखमार्ग, गुदा और मूत्रमार्ग, नासिका, इन सब से निकल सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि कोष्ठ के भिन्न हो जाने पर भी ज्वर और दाह होती है। अब साथ ही साथ और क्या लक्षण मिलेंगे, मूर्छा है, श्वास तृष्णा, रोग में रोगी को आधमान हो जाएगा, भोजन में अरुचि है, मलमूत्र, वायु, इन सब का वेग अवरोध होगा, स्वेद बहुत होगा, लालिमा होगी। ये सारे कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। और बाह्य वाले में आप ध्यान रख सकते हैं कि शरीर में जब कभी भी कोई ट्रॉमा होता है तब बाह्य रक्तस्राव देखने के लिए मिलता है, इसमें पेशेंट को शिरोरोग, आंध्य, अधिमन, तिमिर, धातुशय, इस तरीके के मल्टीपल डिजीज मतलब रोग हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल ट्रॉमा, ठीक है। अब असाध्य लक्षणों की बात की जाए तो असाध्य क्या है, अंतर रक्तस्राव वाले रोगी को समय पर अगर चिकित्सा ना की जाए तो रोगी का वर्ण कैसा, पांडु हो जाता है, उसके हाथ पैर मुख शीतल हो जाते हैं। हमें पता है जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी ही, ठीक है। नेत्र रक्त वर्ण के हो जाते हैं, शरीर वह शीत उच्छ्वास करता है, ठीक है, बहुत मतलब शीत उच्छ्वास करता है। और यही सारे लक्षणों से आपको समझना है कि इस तरीके का कोई पेशेंट है तो वो असाध्य है, ठीक है। पांडु वर्ण का है, हाथ पैर उसके ठंडे हो गए हैं, नेत्र रक्त वर्ण के हो गए, शीत उच्छ्वास अगर वो करा है तो ये सारी चीज़ें असाध्य लक्षण में कंसिडर की जाएंगी। अति रक्तस्राव की चिकित्सा में क्या करना होता है, तो अति रक्तस्राव की अति रक्तस्राव होने पर लोद्र, यष्टि मधु, प्रियंगु, रक्तचंदन, राल, रसांजन, शालमली पुष्प, शंख आदि इन सब का चूर्ण बनाकर आपको व्रण मुख पर अवचूर्ण करना चाहिए, छिड़कना चाहिए। तो जब रक्तस्राव होगा तो लोद्र है, यष्टि मधु, प्रियंगु, रक्तचंदन, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे यूज़ करनी है, शीतल बेसिकली यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अंगुली के अग्रभाग से व्रण स्थान का पीड़न करें, मतलब फिंगर टिप से आप पता करें कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, घाव कहाँ पे है, तथा साल, सर्जरस, अर्जुन, ये सारे प्लांट्स की आपने चूर्ण बनाकर वहाँ पे गाढ़ बंद मतलब एकदम टाइटली आपने उसको टाई कर देना है। पहले आप फिंगर से पैल्पेट करके पता कर लीजिए कि अंगुली के अग्रभाग से वर्ण स्थान का आपने पीड़न करना है, वहाँ पे पूरा पैल्पेट कर लो उसको। उसके बाद आपने पता चल गया कहाँ है, और फिर आपने ये सारी औषध से प्रिपेयर करा हुआ एक चूर्ण उस स्थान पे बांध देना और गाढ़ बंद वहाँ कर देना है, ठीक है। व्रण को शीत वस्त्र से आपने बांध देना है, जो भी घाव हो रखा है, शीत आहार, शीत लेप, शीत परिषेक, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। रोगी को शीत गृह में ही रखना चाहिए। व्रण स्थान पर अग्नि द्वारा दहन कर्म करना चाहिए, कॉटराइजेशन की बात की गई है। जिस स्थान पर वेद हुआ है उसके नीचे पुनः आपको सिरावेदन करना चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक ध्यान रखेंगे। शर्करा है, मधुयुक्त काकोल्य गण को द्रव के शर्करा मधुयुक्त काकुल्यादि गण के द्रव्यों का क्वाथ पिलाना चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, काकुल्यादि गण के द्रव्यों का क्वाथ पिलाना है यहाँ पे। इसके अलावा कृष्ण मृग,
ताम्रमृग, भेड़, खरगोश, महिष, वराह, ये सारे प्राणियों का जो है आपको वहाँ पे रक्त पीने के लिए देना चाहिए। पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता था, इसीलिए रक्त पीने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। दुग्ध, मुग्धयूष, स्निग्ध पदार्थ युक्त उसको भोजन कराना चाहिए। आमाशय में जब एकत्रित हो गया है रक्त, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, बार बार रक्त का वमन हो रहा था, उधर में शूल हो रहा था, ये उसके लक्षण थे। तो आपने यहाँ पे चिकित्सा में क्या करना है, वमन कराइए। और पक्वाशय में एकत्र अगर हो रखा है तो आपने उसके लिए विरेचन से उसका ट्रीटमेंट करना है। यदि मनुष्य के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हो गया है तथा कोष्ठ भिन्न हो गया, फट गया, ट्रॉमा हो गया कोष्ठ में, ठीक है, तो उसे रक्तपान कराया जाता है जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आचार्य चरक ने क्या बोला है, रक्तस्राव की चिकित्सा में मृत्यु को टालने के लिए अंतिम समय तक आपको चिकित्सा करनी है, ऐसा उन्होंने बोला है कि इमरजेंसी कंडीशन है। तो जितने भी प्रकार की आप पित्तनाशक चिकित्सा कर सकते हैं वो सब आप अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पेशेंट की जान बचानी है। जीवत मृग, गाय, महिष, बकरी, इन प्राणियों का जो ताज़ा रक्त है उसको पीने के लिए देना चाहिए उसको। ये उपचार करने से रक्तक्षय की पूर्ति हो जाती है और प्राण उसके बचते हैं, ठीक है। इन प्राणियों के रक्त में दर्भमूल का सूक्ष्म चूर्ण मिश्रित करके आप रक्त बस्ती भी यहाँ पे दे सकते हैं। आप ये सारे प्राणियों का रक्त पीने के लिए दीजिए, रक्त बस्ती का प्रयोग करिए, ये सब आचार्य चरक ने कहा है, ठीक है। अति रक्तस्राव होने पर शरीर की अन्य मांस, मेद आदि धातुएं भी क्षीण हो जाती हैं, जिससे उस मनुष्य की अग्नि मंद हो जाती है और वात भी अत्यंत कुपित हो जाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक उस मनुष्य को ना अधिक शीत, ना अधिक लघु, रक्तवर्धक और कुछ अम्ल अथवा अम्ल रहित पदार्थों का भोजन करने के लिए देना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो ब्लीडिंग होने से क्या होता है, धातुएं भी उसकी क्षीण हो जाती हैं। अति रक्तस्राव के कारण धातुएं क्षीण हो जाती हैं, जिससे वो मनुष्य अग्नि भी उसकी मंद हो जाती है और वायु बहुत ज़्यादा कुपित हो जाती है। तो आपने क्या करना होता है कि इसलिए ध्यान पूर्वक उसको, वायु कुपित ऑलरेडी, तो अधिक शीत नहीं आपको देना है, लघु स्निग्ध, हल्का आपने लघु स्निग्ध रक्तवर्धक और अम्ल द्रव्य आपने उसको प्रयोग कराना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इज कि सुश्रुत ने ये 4 लाइन का श्लोक बोला हुआ है रक्त स्तंभन का, ठीक है। इस पे ही अपने आप में शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार, तो आपको ये खास ध्यान रखना है। चतुर्विधम यदे तदिति रुधिरस्य निवारणम, संधानम, स्कंदनम चैव, पाचन, दहनम तथा व्रणकषाय संधते, रक्त स्कंदिते हिमम तथा संपाच्येत भस्म, दह संकोचित सिरा, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है कि 4 प्रकार के उपाय होते हैं, 4 प्रकार के उपाय होते हैं रक्त को रोकने के लिए। क्या होते हैं, संधान, स्कंदन, पाचन और दहन। व्रण का आपने कषाय के प्रयोग से संधान करना है, ठीक है। रक्त का स्कंदन किससे करेंगे, हिम से करेंगे, और भस्म देके उसका पाचन कराएंगे। और दाह, क्या दाह का प्रयोग करने से क्या हो जाता है कि संकोच हो जाता है, सिराओं में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चतुर्विधम यदि तदिति रुधिरस्य निवारणम, संधानम, स्कंदनम चैव, पाचनम, दहनम तथा व्रणकषाय संधते, व्रणकषाय संधते, रक्तम स्कंदिते हिम तथा संपाच्येत भस्म, दाह संकोचित सिरा, ठीक है। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये एक और पॉइंट इसके बारे में बताया हुआ है, इसका बस हिंदी ध्यान रख लीजिए कि रक्तस्राव होने पर सर्वप्रथम शीतल द्रव्यों से आपने स्कंदन करना चाहिए। स्कंदन नहीं होने पर आपको कषाय, यहाँ पे ना इनका सीक्वेंस बताया हुआ है, जैसे ये श्लोक में दिया हुआ है इसको थोड़ा सा आगे पीछे बोला हुआ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, स्कंदन करना है ठंडी चीज़ों से, ठीक है। स्कंदन नहीं हो रहा है तब आपने कषाय रस प्रधान द्रव्यों से उसका संधान करने की कोशिश करिए। जब संधान से कोई लाभ नहीं हो रहा है तब आपने भस्म के द्वारा पाचन करना चाहिए। और जब तीनों विधियों का प्रयास कर लिया है आपने, ठीक है, आपने स्कंदन कर लिया, स्तंभन कर लिया और संधान कर लिया, तो तीनों से कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा, तो आपने, यदि इन तीनों से भी लाभ नहीं हो रहा, तब आपने दाह क्रिया का प्रयोग करके रक्तस्राव को रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो पॉइंट है रक्त महत्व एंड रक्तस्राव वाला पॉइंट हमने कर लिया, रक्त स्तंभन, ठीक है, ये सारा हमने कर लिया। अब इसका मॉडर्न वाला देखेंगे, हैमरेज के बारे में। तो रक्तस्राव को मॉडर्न में हैमरेज से रिलेट किया जाता है। तो हैमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग इज़ द एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी साइट ऑफ द ब्लड वेसल, स्पेशली, आप कैसा, आई एम सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि ब्लीडिंग और हैमरेज इज़ द एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी साइट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्लीडिंग इज़ द एस्केप ऑफ ब्लड
फ्रॉम द ब्लड वेसल, ठीक है, ये कर सकते हैं। और इसमें ऐसे दिया हुआ है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मैनेज टू रिड्यूस द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द शॉक, ठीक है। हमें पता ही कि हमें जल्द से जल्द हैमरेज का पता लगाना है, उसको मैनेज करना है ताकि हम शॉक में पेशेंट को ना जाने दें, मेन यही है। और शॉक में नहीं जाने देंगे तो पेशेंट को हम लोग डेथ से प्रोटेक्ट करना होता है हमें जल्द से जल्द, और उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ना हो जाए, इस चीज़ की ध्यान रखनी होती है, ठीक है। हैमरेज इज़ द ट्रीटमेंट बाय अरेस्टिंग द हैमरेज में हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक दीजिए, ठीक है। एंड नॉट बाय रेससिटेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आपको ये नहीं समझना है कि इसका ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो या फिर फ्लूइड दे दो, चढ़ा दो, ड्रिप चढ़ा दो, नहीं, वो तो आपने देना ही है। बट मेन ट्रीटमेंट इज़ द अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। आप कितना ही आप यहाँ पे फ्लूइड दे दीजिए, आप कितना ही यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया, अगर आपने ब्लीडिंग रोकी नहीं है ना उसकी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो देते जाएंगे सब निकलता जाएगा, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू हम ना क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हैमरेज जो है दो तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल हैमरेज, इंटरनल हैमरेज, ठीक है। एक्चुअली हैमरेज जो है काफ़ी सारे टाइप्स का होता है। तो एक तो होता है सोर्स के हिसाब से कि एक्सटर्नल है इंटरनल है, ठीक है। एक्सटर्नल में हमको ब्लीडिंग जो बाहर कोई ट्रॉमा है, रिवील्ड होगा, ब्लड बाहर निकल के आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ट्रॉमा हो ना हो, बट ब्लड अगर आपको विजिबल है बाहर, दैट इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। और इंटरनल, खून आपको बहता दिख ही नहीं रहा बाहर, दैट इज़ इंटरनल, ठीक है। तो ये कंसील टाइप होता है, ठीक है। आउटसाइड ब्लड दिखेगा नहीं। ये कब होता है, पेप्टिक अल्सर के केस में, रप्चर्ड एक्टोपिक जेस्टेशन हो गया, फ्रैक्चर ऑफ द मेजर बोन, खून बाहर नहीं दिखता आपको, ठीक है। रप्चर ऑफ द स्प्लीन है, लिवर है, इन सब में कंसील रहता है, ठीक है। और फिर सेकंड टाइप से जो हैमरेज हम डिवाइड करते हैं वो करते हैं आर्टीरियल हैमरेज, वीनस हैमरेज एंड कैपिलरी हैमरेज। माने कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आर्टरी से हो रही है, वीन से हो रही है, या फिर कैपिलरी से हो रही है, ठीक है। आर्टरीज का जो ब्लड निकलेगा वो हमेशा जो है ब्राइट रेड कलर का निकलता है और एकदम इजेक्टिन स्पॉट विथ ईच सिस्टोल, मतलब ना बिल्कुल बहुत तेज़ी से निकलेगा, बहुत तेज़, ठीक है। और वीनस वाला जो है वो कंपैरेटिवली स्लो निकलता है एज़ कम्पेयर टू वीनस फ्लो, और ये थोड़ा सा डार्क रेड कलर का होता है। आर्ट्रियल तो ब्राइट रेड होता है, ठीक है। कैपिलरी वाला जो है अगेन ब्राइट रेड होता है, ये आर्टरीज के जैसे ही, बट डिफरेंस यही है कि ये स्लो निकलेगा। अब बात करेंगे और टाइम ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से भी हैमरेज अलग दोबारा से बांटा जाता है, प्राइमरी हैमरेज, रिएक्शनरी हैमरेज एंड सेकेंडरी। प्राइमरी, जैसे ही चोट लगी तुरंत ही खून बहने लगा, दैट इज़ प्राइमरी। रिएक्शनरी क्या हुआ, 24 घंटे के बाद, जब कोई चोट लगी या कोई इंजरी हुई, इसके 24 घंटे के बाद अगर ब्लीडिंग चालू हो तो आई एम सॉरी 24 घंटे के बाद नहीं, विद इन 24 आवर, जैसे अभी चोट लगी तुरंत इंस्टेंटली अगर निकल गया ब्लड, दैट इज़ प्राइमरी, ठीक है। इंस्टेंटली नहीं निकला, थोड़ी देर के बाद निकला, भले 2 घंटे के 4 घंटे के बाद, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ही निकला है वो ब्लड, दैट इज़ रिएक्शनरी, ठीक है। और ये जनरली जो है 4 से 6 घंटे में निकल जाता है ब्लड इसमें। और सच हैमरेजेस takes place during displacement of blood clots और slipping of the ligature, ठीक है। सर्जरी के बाद भी ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। और ये क्या है, कई बार इस तरीके का जो हैमरेज है वो रेस्टलेसनेस के कारण, कफिंग, वॉमिटिंग आदि इस तरीके के जो जिससे प्रेशर इंक्रीज होता है उन सब में देखने के लिए मिलता है। फिर तीसरे टाइप का जो हैमरेज है ना वो है सेकेंडरी टाइप ऑफ हैमरेज, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है, 7 से 14 दिन के भीतर निकलेगा ये, ठीक है। 24 आवर्स में नहीं, 7 to 14 डेज़ में ये जो है ब्लीडिंग होती है। अब हो सकता है कि कोई चोट लगी है उसमें 7 से 14 दिनों के बीच में ब्लीडिंग कोई देखने के लिए मिली, या कोई ऑपरेशन हुआ है उसमें चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। प्राइमरी, जैसे ही चोट लगी तुरंत खून निकलेगा। सेकेंडरी जो है 7 से 14 दिन के बीच में निकलेगा, उसी टाइम पे नहीं निकलता है, ठीक है। और रिएक्शनरी जो है वो विद इन 24 आवर्स उसमें ब्लीडिंग देखने के लिए आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फिर सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल हैमरेजेस भी होते हैं, ठीक है। जो सर्जिकल हैमरेज हमें पता ही है कि सर्जिकल हैमरेज नाम से पता चल रहा है कि जो डायरेक्ट इंजरी है और इसमें सर्जिकल कंट्रोल रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो नॉन सर्जिकल होते हैं ये जर्नल ऊजेस फ्रॉम ऑल रॉ सरफेस, और इसमें कोई सर्जरी की आपको ज़रूरत नहीं होती है, खाली आप पैकिंग से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, जब कभी ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस के कारण पेशेंट पैलर हो जाएगा, थर्स्टी हो जाएगा, साइनोज्ड हो जाएगा, टेकिकार्डिया, टेकेपनिया, ठीक है। टेकिकार्डिया हार्ट रेट इंक्रीज, टेकेपनिया ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, एयर हंगर, उसको सांस लेने में, क्योंकि ब्लड्स के थ्रू ही तो ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो ब्लड बह गया सारा तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो एयर हंगर हो जाएगा।
कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे बिकॉज ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन, बॉडी का अपना मैकेनिज्म है ब्लीडिंग रोकने के लिए। इसके अलावा ड्राई फेस, ड्राई माउथ, गूज स्किन अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। रैपिड थ्रेडी पल्स, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया एंड कुछ क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि इंक्रीज पल्स रेट, लो बीपी, पैलर बढ़ेगा, रेस्टलेसनेस और डीप रेस्पिरेशन करेगा, ये सारे कुछ इसके लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और पल्स रेट इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ हैमरेज। किसी का ना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर में कभी भी उतना आपको पल्स रेट नहीं बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर किसी को पल्स रेट आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है तो आपको ना केवल ब्लड प्रेशर रेस्ट के बारे में सोचना है, बल्कि आपको ये भी सोचना है कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। भले ही पेशेंट खुद ना बताए, आपको सामने से पूछना चाहिए, हो सकता है उसको कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। ठीक है, और यूरिन आउटपुट भी इन लोगों में कम हो जाता है। अब मेजरमेंट ऑफ ब्लड लॉस, आप किस तरीके से ब्लड कितना लॉस हुआ है वो पता कर सकते हैं। वेइंग ऑफ द स्वाब, ठीक है, ये तो सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान कितने स्वाब्स का आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। द स्वाब्स आर वेड बिफोर दे आर यूज एंड देन वेड आफ्टर दे आर सोक्ड विद द ब्लड। ठीक है, ये चीज़ होती है इसमें। उसके अलावा द डिफरेंस ऑफ वेट इन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, 1 ग्राम का मतलब 1 होता है। ठीक है, इट कैन नॉट गिव एक्चुअल ब्लड लॉस, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर 1%। एंड इतना खास नहीं है, बस आपने ध्यान रखना है कि वेट, हम जो गॉज पीस होता है उसका वेट मेजर करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीबन कितना ब्लड लॉस हो गया होगा। ठीक है, और क्लोज्ड फ्रैक्चर मेजरमेंट ऑफ, जैसे कोई फ्रैक्चर का केस है तो वहाँ पे कितनी स्वेलिंग हुई है उस हिसाब से आपने अंदाज़ा लगा लेना है। मॉडरेट स्वेलिंग है तो आपने टीबिया का फ्रैक्चर है, मॉडरेट स्वेलिंग है तो 1000 से 1500 ब्लड लॉस हुआ है, ये समझ सकते हैं। मॉडरेट स्वेलिंग है, फीमर फ्रैक्चर है तो 1500 से 2000 हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्वेलिंग इन केस ऑफ फ्रैक्चर आप समझ सकते हैं। और हीमोग्लोबिन लेवल इज़ अ पुअर इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हैमरेज एज, ये आपने नहीं कभी समझना कि हैमरेज लेवल से आप पता लगा सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, आपको ये नहीं देखना है कि कभी भी आप जो हीमोग्लोबिन लेवल है, हीमोग्लोबिन लेवल इज़ नॉट अ वेरी एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ हैमरेज। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन के ही लेवल पे आप बिल्कुल डिपेंड ना रहे कि भैया इसका तो हीमोग्लोबिन ठीक है तो इसको क्या दिक्कत हो सकती है। द हीमोग्लोबिन लेवल इज़ अ पुअर इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हैमरेज एज इट रिप्रेजेंट्स अ कंसनट्रेटेड, नॉट द एब्सोल्यूट अमाउंट। अंदाज़ा ज़रूर देगा बट पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, और अब क्लासिफिकेशन बताया हुआ है यहाँ पे हेमरेजिक शॉक के लिए। तो अगर 15% ब्लड लॉस हुआ है तो वो नॉर्मल रहेगा, 15 से 30% है तो पेशेंट में आएगा पैलर, थर्स्टी, टैकीकार्डिया। ब्लड लॉस 30 से 40 है तो पेशेंट हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ओलिगोयूरिया एंड कन्फ्यूजन में रहेगा। 40% से ज़्यादा है तो रैपिड पल्स, लो बीपी, एन्यूरिया, अनकॉन्शियसनेस एंड मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा। मैनेजमेंट में एक्सटर्नल हैमरेज जो है विजिबल होता है इजीली। एक्सटर्नल हैमरेज मे बी ऑब्वियस बट द डायग्नोसिस ऑफ द कंसील्ड वाला जो है इसका ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक्सटर्नल में तो आपको दिख रहा है खून बह रहा है बाहर। ठीक है, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हैमरेज, रेस्टलेसनेस कॉज मोर ब्लड लॉस। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर शुड बी प्लेस्ड ओवर द साइट ऑफ जहाँ पे भी चोट लगी हुई है वहाँ पे आपने प्रेशर एक्सर्ट कर देना है, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर देना है। एयरवे एंड ब्रीदिंग शुड बी मॉनिटर्ड। ठीक है, इंट्रावेनस ब्लड आपको वहाँ पे फिर चढ़ाना पड़ेगा और आपको मैच ज़रूर कर लेना है ब्लड। ठीक है, वंस हैमरेज हैज़ बीन कंसिडर्ड द साइट ऑफ हैमरेज मस्ट बी, आपको पता चल गया कि हाँ हैमरेज मतलब ब्लीडिंग हो रही है इसको, तो तुरंत आपको साइट ऑफ हैमरेज जो है फटाफट आइडेंटिफाई कर लेना है। और पोजीशन ऑफ द पेशेंट, इफ ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम थायरॉइडेक्टमी वुंड, द हेड ऑफ द पेशेंट शुड बी एलिवेटेड and in case of bleeding from varicose vein the foot end of bed should be elevated। ठीक है, अगर वेरिकोज वेन है, नीचे पैरों में से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको पैर उसका थोड़ा ऊपर उठा देना, पैर की साइड से उसको ऊपर उठा देंगे, दिस इज कॉल्ड टेंडलबर्ग पोजीशन। और अगर उसको थायराइडेक्टमी मतलब गले की साइड से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उसका हेड जो है थोड़ा सा
ऊपर उठाना है, तो ये कहलाता है एंटी ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन, ठीक है, ये थोड़ा सा बताया हुआ है। ऑपरेट ब्लड वेसल्स इज लाइगेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है, और डायाथर्मी के प्रयोग भी करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको देना ही पड़ेगा। अब बात आती है, ये सारी हो गई हेमरेज के बारे में, किस तरीके से मैनेजमेंट है ब्लीडिंग का और क्या हेमरेजेस होते हैं, ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ द रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स इनटू वन सर्कुलेशन इंट्रावीनसली, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंडिकेशंस क्या हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के? कोई भी सीवियर एनीमिक पेशेंट है, मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रखा है, एक्सीडेंट हो गया है किसी में जिसमें सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, कार्सिनोमा के पेशेंट्स ड्यूरिंग द थेरेपी, वुमेन इन चाइल्ड बर्थ और न्यू बॉर्न्स। इसके अलावा क्या हो सकता है? कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफेलिया, थैलेसीमिया और कुछ सीवियरली बर्न पेशेंट्स, इन सब में यूज़ होता है। प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कलेक्टिंग ब्लड द डोनर शुड बी, हाँ सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि HIV, हेपेटाइटिस बी, इस तरीके की कोई बीमारी तो उस पेशेंट में नहीं है जो भी डोनेट करा है। पेशेंट नहीं, जो भी डोनर है उसमें चेक करेंगे ज़रूर। द डोनर इज लाइट डाउन ऑन द बेड, a sphygmometer cuff is applied on the upper arm to inflate 80 mm Hg प्रेशर तक उसको लेके आना है। स्किन ऑफ एंटी क्यूबोटल फोसा इज स्टरलाइज्ड, हम पता ही कि एंटी क्यूबोटल फोसा से ही आपने ब्लड निकालना है, तो उसको आपने क्लीन करना है, आपने हैंड पे वहाँ पे कफ बांधना है, और 15 गॉज का जो नीडल है वो आपने मीडियल क्यूबाइटल वेन में डाल देना है। द नीडल इज कनेक्टेड टू अ प्लास्टिक ट्यूब विच इज़ अटैच टू अ रिजर्वॉयर बैग, ठीक है, फिर वो नीडल से आपने सीधे सीधे बैग में डाल देना है, वो कनेक्ट होना चाहिए और वहाँ से निकलता रहेगा। द बैग कंटेन 75 ml ऑफ एंटी कोआगुलेंट सोल्यूशन, क्योंकि ब्लड निकलते ही क्लॉट हो जाएगा, तो इसलिए एंटी कोआगुलेंट उसमें होना चाहिए। ड्यूरिंग कलेक्शन द ब्लड इज कॉन्स्टेंटली मिक्सड विद एंटी कोआगुलेंट सोल्यूशन टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 410 ml ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड इन अ सिंगल बैग। टू टाइप्स ऑफ एंटीकोआगुलेंट्स आर यूज, CPD एंड CPDA, ठीक है। CPD इज सिट्रिक एसिड, सोडियम डाईहाइड्रोजन, इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि जैसे सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है, ठीक है, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है, डेक्सट्रोज मिक्स्ड विद वाटर, ये तीन चीज़ें जो हैं इकट्ठी मिक्स की जाती हैं ये CPD बनाने के लिए, ठीक है। फिर CPDA जो है एडिनोसिन, देखो C फॉर सिट्रिक एसिड, और सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आपने पी से ध्यान रखना है, फॉस्फेट का यूज़ होता है, सिट्रिक एसिड यूज़ होता है, डेक्सट्रोज यूज़ होता है, ठीक है। CPD का फुल फॉर्म ये हो गया, और CPDA का एडिनोसिन ऑराइड हो गया ऊपर वाले सारों में, ठीक है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है 3 हफ्ते रहती है, जो CPD होता है उसका 3 वीक रहती है। और ब्लड जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड बैंक्स में स्टोर किया जाता है। इन कलेक्टेड ब्लड RBC लूज देयर एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू विद इन 7 days. So when the patient require massive transfusion, at least 1 or 2 unit of blood should be less than 7 days old, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो RBC की ऑक्सीजन रिलीजिंग टेंडेंसी है वो 7 दिन के बाद डिक्रीज हो जाती है। तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो उसमें सारा का सारा पुराना ही ब्लड नहीं चढ़ाना है, कुछ नया ब्लड भी चढ़ना चाहिए। इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ द ब्लड, पहले यहाँ पे बताया हुआ था कि किस तरीके से ब्लड कलेक्ट करना है आपने। नाउ अब यहाँ पे बताया प्रोसीजर ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ द ब्लड। पेशेंट शुड बी इन द सुपाइन पोजीशन, पहले वो डोनर से लिया, अब यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। द बैग रिजर्वॉयर इज कनेक्टेड टू द IV लाइन बिफोर ट्रांसफ्यूजन। एक्सपायरेटरी मतलब आपको क्या एक्सपायरी डेट है उसकी वो देख लेना है, ब्लड ग्रुप क्या है वो, ये सब प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है 4 से 5 घंटे लगते हैं एक को चढ़ाने में। ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन वाइटल्स ऑफ द पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। वॉचफुल ऑफ एनी एडवर्स रिएक्शन फॉर फ्लूइड ओवरलोड, ये सब भी चेक करते रहना है। डोंट ऐड एनी फार्मास्यूटिकल्स टू द ब्लड, ठीक है, ब्लड में डाल के कोई भी दवाई नहीं दी जाती है। डिस्कार्ड द ब्लड बैग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। द रिटन कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 1 यूनिट और जो ब्लड का है जिसमें 410 ml करीबन रहता है, वो 1 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन रेज करता है।
कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो देयर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दीज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुड बी आइडेंटिफाइड दो मेन कैटेगरीज में, ठीक है। एक होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पहला तो इनकम्पैटिबिलिटी ही हो गया, ठीक है। आपने इनकम्पैटिबल ट्रांसफ्यूजन हो गया, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड विच इज़ ऑलरेडी हीमोलाइज्ड बाय हीट और ओवर फ्रीजिंग और शेकिंग, ठीक है। ऑलरेडी उसमें जो है हीमोलिसिस हो रखा है बिकॉज ऑफ सम हीटिंग और बिकॉज ऑफ ओवर फ्रीजिंग, इसकी वजह से आरबीसी ब्रेक हो रखे हैं। इस तरीके का आप ब्लड चढ़ा देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ख़राब है वो, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड आफ्टर एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपको कॉजेज़ ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी में हो सकती हैं। और ये हमें पता है कि इनकम्पैटिबिलिटी ह्यूमन एरर की वजह से, या तो आपने चेक नहीं किया ब्लड प्रॉपर्ली कि कहीं वो हीमोलाइज तो नहीं हो गया ओवर हीटिंग या ओवर फ्रीजिंग से, या आपने एक्सपायरी डेट देखे बिना चढ़ा दिया, या फिर आपने क्या किया, इनकम्पैटिबल ओ वाला था उसको ए चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चीज़, अब इसमें जब इनकम्पैटिबिलिटी रहेगी इस तरीके की, तो क्या आपको देखने के लिए लक्षण मिलेंगे। पेशेंट में राइगर हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। इफ़ ही इज़ नॉट एनेस्थेटाइज ही विल कंप्लेन, ठीक है। अगर वो एनेस्थीसिया नहीं है, मतलब बेहोश नहीं है वो पेशेंट, तो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन इन लॉइन रीजन, टिंगलिंग सेंसेशन इन द एक्सट्रीमिटीज़, ये सारी वो कंप्लेन करने लगेगा। पेन इन द लॉइन रीजन इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्लॉकेज ऑफ रीनल टिब्यूल, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। पेन इन द लॉइन रीजन में बी प्रोसीड बाई फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट। इसके साथ साथ पेशेंट और क्या बोलेगा कि उसको टाइटनेस इन द चेस्ट लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यूरिन आउटपुट जो है ग्रेजुअली डिमिनिश्ड हो जाएगा 2 to 3 आवर्स में, ठीक है। और साथ ही साथ ना यूरिन में उसको ब्लड भी देखने के लिए मिलेगा। जॉन्डिस होने लगेगा पेशेंट को। जैसे ही आपने ब्लड खून चढ़ा है 24 से 36 घंटे के अंदर पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये सब देख के आपने समझ जाना है कि उसको इनकम्पैटिबिलिटी वाला दिक्कत हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अल्टीमेट रीनल फेलियर सेट इज़ ड्यू टू, हाँ, रीनल फेलियर भी जो है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, क्योंकि लॉइन पेन हो रहा था, ठीक है। तो ये हिमैटिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से रीनल ट्यूब फेलियर देखने के लिए मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। आप जैसे ये लक्षण देखें समझ जाएं कुछ तो गड़बड़ है, इसको बंद करें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड आईवी शुड बी स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ ब्लड। डायूरेटिक्स देने हैं आपने, एंटीहिस्टामिनिक्स देना पड़ेगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन देना पड़ेगा, और हीमोडायलिसिस अब आपको कराना पड़ेगा। आर्टिफिशियल किडनी में बी यूज्ड इन एक्सट्रीम केसेस। तो ये सब दिक्कत हो सकती है। सेकेंड क्या हो सकता है इसमें, पायरेक्सियल रिएक्शन हो सकता है। ये भी इसी के अंतर ही आएगा, ट्रांसफ्यूजन वाले पॉइंट के अंतर्गत ही आता है ये सारा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये ना जो हमने ट्रांसफ्यूजन वाली रिएक्शन पढ़ी ना, इसमें 3 पॉइंट्स है। एक इनकम्पैटिबिलिटी वाला है, एक पायरेक्सियल रिएक्शन है, और एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से देखने के लिए मिलेंगे। तो पायरेक्सियल रिएक्शन में क्या होता है, सम टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एकम्पनीड बाई पायरेक्सिया, चिल्स, राइगर, रेस्टलेसनेस, हेडेक, इंक्रीज्ड पल्स रेट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इन सब चीज़ें, ये सारा आपको देखने के लिए मिल सकता है। द कॉज ऑफ सच पायरेक्सियल रिएक्शन आर, क्यों ये हो रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, ये सारी चीज़ें हो सकता है। कुछ पायरोजेंस है, माने कि पायरोजेंस माने क्या, जो फीवर कॉज कराएं, ठीक है। ये ऑलरेडी मौजूद हो सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ, आपने कोई इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया, या वेरी रैपिडली अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या है, अगेन वही, ट्रांसफ्यूजन आपने स्टॉप कर देना है, पेशेंट को आपने ब्लैंकेट से कवर कर देना, क्योंकि उसे ठंड लग रहा है, फीवर आदि आ रहा है। एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स जो है आपको उसे देनी पड़ेंगी। तीसरा जो है वो है एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन समटाइम आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट में क्या होता है कि टैकीकार्डिया हो जाता है, कुछ रैशेज हो जाते हैं, आर्टिकेरियल रैशेज, फीवर एंड डिज्निया हो जाता है। इन एक्यूट केसेस देयर में बी सर्कुलेटरी कोलैप्स विच इज़ नोन एज एक्यूट और एनाफाइलेक्टिक शॉक भी पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा। ये जो है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है, कुछ ना कुछ जो है डोनर के ब्लड में दिक्कत थी। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन अगेन स्टॉप करो, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स आपको इन पेशेंट्स को देनी पड़ेंगी, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो कॉम्प्लिकेशन था वो था ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ हो सकता है। पहला तो था कुछ रिएक्शन हो जाएंगी, एक सेकेंड, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही थी, दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़। ट्रांसफ्यूजन ऑफ डिजीज़ में क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। और द सिम्टम एंड साइन ऑफ सीरम हेपेटाइटिस जो है
विद इन 3 months आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन पेशेंट में डेवलप हो जाएंगे। और मेनली जो है इंडिया में हेपेटाइटिस बी फैलने के खतरा रहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। HIV फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, एड्स हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी कुछ जो है फैलते हैं अकर ड्यू टू फॉल्टी स्टोरेज टेक्निक्स, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हमने कवर किया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपोनेंट थेरेपी या फिर एक सेकेंड, हाँ, इसी को कंपोनेंट थेरेपी कह लो या फिर ब्लड में क्या क्या होती हैं चीज़ें, ब्लड के कंपोनेंट, वो ही सब इसको माना जाता है, ठीक है। ब्लड सब्स्टिट्यूट है, कंपोनेंट थेरेपी, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसमें बताया ब्लड इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर ब्लड लॉस ड्यू टू इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। व्हेन द ब्लड इज अनअवेलेबल, कुछ इसके सब्स्टिट्यूट्स यूज़ किए जाते हैं, दो प्लाज्मा एंड इट्स डेरिवेटिव सिंथेटिकली प्रिपेयर सब्स्टिट्यूट्स भी यूज़ किए जाते हैं जब कभी भी ब्लड अगर आपको देना हो और इमीडिएटली ना मौजूद हो, ठीक है। तो प्लाज्मा एंड इट्स डेरिवेटिव में क्या क्या यूज़ होता है, प्लाज्मा है, फाइब्रिनोजिन है, एल्ब्यूमिन यूज़ होता है। सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड सब्स्टिट्यूट्स में क्या यूज़ होता है, डेक्स्ट्रिन एंड जिलेटिन। फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड ब्लड सब्स्टिट्यूट्स। क्या होते हैं, पैक्ड सेल, packed red cells are cells that are spun down and concentrated, ठीक है। each unit is approximately 330 ml and hematocrit जो है इसका 50 से 70 रहता है। packed cell are stored in SAGM, ठीक है, saline एडिनाइन ग्लूकोज मैनिटॉल सोल्यूशन में इसको ऐड किया जाता है टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ टू 5 weeks एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। और पहले इनको CPD में स्टोर किया जाता था, अब दूसरे सोल्यूशन में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या यूज़ होता है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, कोगुलेशन फैक्टर रिच ये होता है। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम फ्रेश ब्लड एंड स्टोर्ड एट -40 to 50 और करीबन 2 साल तक इसको स्टोर किया जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोगुलोपैथिक हेमरेज, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है वो है क्रायो प्रेसिपिटेशन। केवल नाम ध्यान रखेंगे। प्लेटलेट्स आर सप्लाइड एज अ पूल प्लेटलेट 250 into 10⁹ per liter. Platelet are stored on a special agitator 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। शेल्फ लाइफ जो है इसकी 5 days होती है। एंड पेशेंट्स आर इंक्रीजिंगली प्रेजेंट ऑन एंटी प्लेटलेट थेरेपी सच एज एस्पिरिन for reduction of cardiovascular risk. Aspirin therapy rarely possesses a problem, but control of hemorrhage on the more potent platelet inhibitor can be extremely difficult, ठीक है। और जो काम की चीज़ है वो ये है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आर गिवन टू द पेशेंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट कम है उनको, प्लेटलेट डिसफंक्शन हु आर ब्लीडिंग हैविली एंड अंडरगोइंग सर्जरीज, ठीक है। तो जो भी पेशेंट एंटी कोगुलेंट्स पे भी होते हैं ना, तो उनमें भी इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। It is possible for the patient undergoing elective surgery to pre-donate their own blood up to 3 weeks before the surgery for retransfusion during the procedure, ठीक है। जो कि इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं उसमें पेशेंट खुद से ही अपना कि भाई सर्जरी के दौरान तो मेरे को ब्लड पड़ेगा ही ज़रूरत, तो 3 हफ्ते पहले सर्जरी से वो दे सकते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड कैन बी कलेक्टेड इन अ सेल सेवियर दिस वॉशर्स, ये इतना काम का नहीं है। अब ब्लड ग्रुप के बारे में बताया हुआ है कि ए पॉजिटिव जो है, ए पॉजिटिव 35% का होता है, ये 5 मतलब करीबन 6 समझ लो। बी पॉजिटिव जो है 8.6 का होता है, बी नेगेटिव 1.7, ए बी प्लस जो है 4.3, ए बी नेगेटिव 0.7%। ओ पॉजिटिव जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ब्लड इज़ ओ पॉजिटिव एंड
ओ नेगेटिव 6.5 होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, कैन डोनेट टू ऑल टाइप, ठीक है। एंड ये भी सभी को डोनेट कर सकते हैं, ओ पॉजिटिव वाले, ठीक है। एंड बट ये रिसीव किससे कर सकते हैं, केवल ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव वाले से, एंड ओ नेगेटिव जो है वो केवल ओ नेगेटिव से। बाकी ये सारा तो आपने पढ़ा ही रहता है 11th-12th के लेवल पे, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस ये सारा जो है अपना टॉपिक रक्त महत्व, रक्तस्राव, हैमरेज, प्रकरण, लक्षण, ये सब हो गया। रक्त स्तंभन, हेमोस्टेसिस हो गया हमारा। फिर ब्लड ग्रुप्स, कंपैटिबिलिटी, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट, एंड कंपोनेंट थेरेपी। थैंक यू।